have discussed about the two-dimensional resolution of a vector. In this class, we will discuss about the three-dimensional resolution of a vector. So firstly, you should have a basic knowledge about the three-dimensional. थ्री-डायमेंशनल का मतलब मैं ये कहूँ ये आपके पास एक एक्स एक्सिस है और ये आपके पास वाई एक्सिस है, तो ये कौन सा डायमेंशनल सिस्टम हो गया? टू डायमेंशनल सिस्टम। और ये जो बोर्ड है इसको एक प्लेन कहा जाएगा, और कौन सा प्लेन कहा जाएगा? एक्स वाई प्लेन। और यदि हम ये थर्ड सिस्टम, थर्ड एक्सिस की बात करते हैं तो ये होगा जेड एक्सिस। आप यहां ये देख रहे हैं ये जो तीनों एक्सिस है आपस में म्यूचुअली परपेंडिकुलर होते हैं। क्लियर है? ये एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हुआ और ये जेड एक्सिस हुआ। इस कोऑर्डिनेट सिस्टम को थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम कह सकते हैं हम। सो यदि मैं इसको इस तरह से बनाऊं, इसको एक लाइन से बना दूं जो कि बोर्ड पे एक लाइन बनेगी, ये लाइन भी बोर्ड पे बनेगी, लेकिन ये लाइन इधर है, तो इस लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं इस तरह से रिप्रेजेंट करूंगा। लेकिन आप सोचेंगे कि ये किस तरह से है? इस तरह से है। ये आप देखेंगे एक्स वाई प्लेन होगा, एक्स और वाई प्लेन है ये बोर्ड वाला, और ये जो प्लेन है फ्लोर वाला या फर्श वाला जो प्लेन है ये कौन सा प्लेन होगा? एक्स जेड प्लेन। और ये जो पाम हथेली वाला जो प्लेन है इस प्लेन को बोलेंगे हम कौन सा प्लेन? वाई जेड प्लेन। ये देखो ये भी एक प्लेन, ये एक प्लेन है, ये एक प्लेन है और ये एक प्लेन है। तो आपको ये क्लियर होगा कि एक प्लेन तो आपको क्लियरली दिख रहा है, कौन सा? बोर्ड वाला। बोर्ड वाले प्लेन को हम कौन सा प्लेन बोलेंगे? एक्स वाई प्लेन। और एक ये जो प्लेन है जो दिख नहीं रहा, इसको मैं डॉट डॉट लाइन से दिखाऊंगा, 3D प्लेन है ये, लेकिन यहां आपको दिख नहीं रहा ये प्लेन, और एक ये प्लेन है। तो इसमें कितने प्लेन हैं? 3 प्लेन हैं। तो इसको मैं रिप्रेजेंट करने के लिए फर्स्टली मैं एक कोऑर्डिनेट सिस्टम मान लेता हूं। ये हमारे पास क्या है? एक एक्स एक्सिस है। क्लियर है? और ये वाई एक्सिस है। दोनों आपस में क्या होते हैं? म्यूचुअली परपेंडिकुलर। और थर्ड एक्सिस है जिसको हम ऐसे दिखाना चाहते थे, लेकिन इस प्लेन पे ऐसे नहीं दिखा सकते बोर्ड पर, तो इसको है तो ये ऐसे, ये एक्स है, ये वाई है और ये क्या है? जेड है। एक प्लेन ये है, एक प्लेन ये है और एक ये बोर्ड वाला है ना? तो इस प्लेन को दिखाने के लिए, इस एक्सिस को दिखाने के लिए हम यू बना देते हैं इसको। तो ये जो हमारा एक्सिस है वो कौन सा एक्सिस है? जेड एक्सिस है। इसको मैं जेड एक्सिस नाम दे देता हूं, इसको मैं एक्स एक्सिस नाम दे देता हूं और इसको मैं वाई एक्सिस नाम दे देता हूं। क्लियर? अब हमारे पास एक ऐसा वेक्टर है, यदि आप ये कहें जैसे मैं यही कोऑर्डिनेट सिस्टम काम में लूं इस तरह से, और एक ये पेन है, इस पेन को वेक्टर मान रहा हूं मैं। यदि ये पेन है, ये वेक्टर आपको दिख रहा होगा, ये ऐसे कलर का पेन काम में ले लूं मैं ये, तो ये एक वेक्टर है। अब ये वेक्टर कौन से प्लेन में है? एक्स और वाई प्लेन में है। टू डायमेंशनल वेक्टर हुआ। अब ये वेक्टर कौन से प्लेन में है? वाई और जेड में है। और अब आप कहें ये वेक्टर कौन से प्लेन में है? एक्स और जेड प्लेन में। एक्स और जेड, एक्स और वाई, वाई और जेड। और यदि ये ऐसे भी ना हो, ऐसे भी ना हो और ऐसे भी ना हो, इस तरह से हो, देखो ये तो ऐसे है या फिर ऐसे है या फिर ऐसे है, इन तीनों केस में ही नहीं है, वेक्टर ऐसे है, तो ऐसे वेक्टर को क्या बोलेंगे आप? ये थ्री डायमेंशनल वेक्टर है। इस तरह से अब थ्री डायमेंशनल वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है, इसको मैं रिप्रेजेंट करने के लिए यदि इस पे बनाता हूं इसको, तो ये तो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा, तो आप समझेंगे, कहेंगे सर ये तो एक्स और वाई में है, मुझे बनाना ऐसे है। इस तरह से आप देख रहे हैं ये वेक्टर बनाना है, तो जो मैं वेक्टर बना रहा हूं ये वाला वो वेक्टर है ये, तो इस वेक्टर को मैं ऐसे बना रहा हूं, यहाँ पे दिखा रहा हूं। ये जो पेन था ये मेरे पास में, ये क्या था? वेक्टर ए था। ये जो मैंने बनाया, ये मैंने बना लिया कि वेक्टर क्या है मेरे पास में? ए है। क्लियर? ओ पी के अलोंग है, ये ओ मान लिया, ये पी मान लिया, और इस वेक्टर का नाम दे दिया मैंने वेक्टर ए। अब साथ में मैं ये मान रहा हूं कि ये जो वेक्टर ए है ये तीनों ही एक्सिस के साथ में क्या बना रहा है? एंगल बना रहा है। किस तरह से एंगल बना रहा है वो आप देखिए।
ये आपने एक्स एक्सिस कहा, ये वाई एक्सिस कहा और ये जेड एक्सिस। एक्स और वाई को मैं पेन से ना दिखा करके सिंपल एक्स तो ये लाइन है ही, वाई ये लाइन है ही, आपको दिक्कत है जेड वाली ये लाइन है, और ये जो हमारे पास वेक्टर है वो ये ऐसे है, यानी ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और ये जेड एक्सिस। एक्स तो रियल में यही है, वाई भी ये है, जेड यहां थी वो ऐसे नहीं है, वो ऐसे है। तो ये जो ऑपी वेक्टर है ए वेक्टर, ये इसके साथ में भी क्या बना रहा है, एक एंगल बना रहा है। ये एंगल ये किसके साथ में बना रहा है, जेड एक्सिस के साथ में, और ये एंगल किसके साथ में बना रहा है, एक्स एक्सिस के साथ में, और ये एंगल किसके साथ में बना रहा है, वाई। तो एक्स एक्सिस के साथ में भी एंगल है, वाई एक्सिस के साथ में भी एंगल है, और जेड एक्सिस के साथ में, ये एक्सिस जेड है और जेड एक्सिस के साथ में एंगल ये। क्लियर है? तो मैं मान लेता हूं कि यहां जो एक्स एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रहा है उस एंगल को मैं नाम दे देता हूं क्या, ये अल्फा एंगल है। जो वेक्टर ए है, 3 डायमेंशनल वेक्टर है जो कि एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बना रहा है, उस एंगल को मैंने नाम दे दिया अल्फा। इसी तरह से यही वेक्टर है जो कि वाई एक्सिस के साथ में जो एंगल बना रहा है उस एंगल को मैंने नाम दे दिया क्या, बीटा। ये क्लियर है? ये एंगल मैंने नाम दे दिया बीटा और ये एंगल मैंने नाम दे दिया अल्फा। और ये जो थर्ड था वो जेड एक्सिस था, इसके साथ में ये वेक्टर जो एंगल बना रहा था उस एंगल को मैंने नाम दे दिया गामा। यानी एक वेक्टर ए द्वारा कौन से एक्सिस के साथ में बनाया गया एंगल, जेड एक्सिस के साथ में बनाया गया एंगल, उसको हमने नाम दे दिया गामा। अब साथ में हम ये कहें कि मान लिया इस वेक्टर ए का एक्स डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या है, एक्स है। क्लियर है? इस वेक्टर ए का एक्स डायरेक्शन में हम कंपोनेंट मान के चल रहे हैं ax, और इस वेक्टर ए का y डायरेक्शन में कंपोनेंट हम मान के चल रहे हैं क्या है, ay है। और इसी वेक्टर ए का z डायरेक्शन में कंपोनेंट हम मान के चल रहे हैं क्या है, az है। क्लियर है? हमने क्या माना, इस वेक्टर का x डायरेक्शन में कंपोनेंट ax, y डायरेक्शन में ay और z डायरेक्शन में az। साथ में हम ये भी मान के चल रहे हैं i कैप x डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है, j कैप y डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है और k कैप z डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर है। क्लियर है? तो आप यहां से ये देखें कि ये जो वेक्टर है मैं उसका ये कहूं यहां से एक प्रोजेक्शन इस तरह से मैं बनाऊं कि ay है और ay के पैरेलल में हम कोई भी वेक्टर बनाते हैं। ये वाली लाइन बना रहा हूं मैं, किसके पैरेलल में बना रहा हूं, ay के पैरेलल में बना रहा हूं। जबकि ये लाइन किसी प्लेन पे होगी, फर्स्ट वाले प्लेन पे होगी। भाई ये सिस्टम मैंने यही बताया आपको कि ये इस तरह से है और ये इस तरह से है, और ये जो वेक्टर था आपका वो इस तरह से है, और इस तरह से ये वेक्टर का ये कंपोनेंट ay है। तो ay ये है, तो ay यदि यहां से जो लाइन मैंने बनाई है, जो डॉट डॉट बनाई है, ये इस प्लेन पे क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। यहाँ जो फर्श है या जो मेरी हथेली पाम है इस पे क्या होगी, नॉर्मल होगी। अब यहाँ मुझे प्लेन बनाना पड़ेगा, ये फर्श वाला प्लेन। तो फर्श वाला प्लेन दिखाने के लिए मैं यहाँ पे डॉट डॉट लाइन दिखा रहा हूँ यहाँ पे। सो मैं यहाँ पे जो डॉट डॉट लाइन दिखा रहा हूँ वो आप समझ जाएंगे क्या होगा, प्लेन होगा इस तरह से, ये वो प्लेन है। अच्छा, साथ में आप ये बताएं कि ये यदि ay है तो इसके पैरेलल में जो लाइन बनाई है आपने वो लाइन भी क्या होगी, ay होगी। कैसे? ये ay है तो इसके पैरेलल वेक्टर, पैरेलल में वेक्टर क्या होता है, सेम। और ay ऊपर की ओर है तो ये भी किधर होगा, ऊपर की ओर ही होगा। ये भी क्या नाम दे दिया आपने, वेक्टर ay नाम दे दिया। ये ay है तो इसके पैरेलल में भी ay है। अब ये सोच रहे हैं सर ये नीचे तक कहां गया, नीचे प्लेन है ये फर्श वाला, ये है ना, इस पे गया। अब आप ये कहें ये ax वाली लाइन है तो इसके पैरेलल में जो लाइन बनाएंगे इतनी ही लेंथ की, ये जो बना रखी है उतनी ही यहां बनाएंगे, वो भी क्या होगी, वेक्टर ax होगी। पैरेलल में इक्वल लेंथ वाले वेक्टर क्या होते हैं, डायरेक्शन सेम हो, लेंथ सेम हो तो वेक्टर क्या होते हैं, सेम। ये ax था तो ये भी क्या होगा, ax डायरेक्शन ये होगी।
अब यहाँ देखिए ये वेक्टर क्या है, ए जेड है, तो इसके पैरेलल में भी आप बना दीजिए ये वेक्टर, ये देखो ये और ये, तो ये भी क्या होगा, वेक्टर आपके पास में होगा ए जेड। अब हम इनके नाम दे देते हैं कुछ, ये तो नाम दे देते हैं ओपी क्यू नाम दे दीजिए इसके, है ना, और यहाँ पे एम और एन इस तरह से नाम दे देते हैं, और ये इसको मैं आगे की ओर बढ़ा देता हूं, कोई भी वेक्टर इस डायरेक्शन में मान लिया मैंने, किस डायरेक्शन में मान लिया, ओ से एम की ओर। अब आप ये देख रहे हैं यहाँ पे जो डायग्राम है इससे क्लियर क्या हो रहा है कि आपके पास एक ट्राइंगल है OMP ट्राइंगल। OMP ट्राइंगल की बात करें, देखो इसमें ये एरो यूं है, वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, O से P की ओर है, और इसमें जो देख रहे हैं वो O से M की ओर है, और इसमें देख रहे हैं वो M से P की ओर। आप कहें M से P की ओर कैसे लिया हमने, ये AY ऊपर की ओर है तो ये AY भी ऊपर की ओर ही होगा। तो हम बात करें ट्राइंगल लॉ इन ट्राइंगल, कौन से ट्राइंगल लिखेंगे आप, मैंने सिंबल बनाया, ट्राइंगल लॉ इन ट्राइंगल, कौन सा ट्राइंगल, OMP में, OMP ट्राइंगल में देखिए ये वेक्टर प्लस ये वेक्टर इज इक्वल टू किसके होगा, OP के। ये देखो जा रहा है, ये भी आगे की ओर बढ़ रहा है और ये आ रहा है, तो ये प्लस ये इन दोनों की डायरेक्शन सेम है, ये प्लस होंगे, इज इक्वल टू OP की। ट्राइंगल लॉ आपने पढ़ा था, तो इस ट्राइंगल लॉ से हम क्या लिख सकते हैं, OM की जो वैल्यू है वो क्या होगी, ON प्लस क्या होगी, ट्राइंगल लॉ से नोट OP की जो वैल्यू है, OM जा रहा है यहां से ट्राइंगल लॉ, ये जो देख रहे हैं OP प्लस, देखो ये डायरेक्शन यू है, OM प्लस MP। OP की जो वैल्यू है, OP की वैल्यू है वो क्या होगी, OP की वैल्यू होगी वो OM प्लस MP, OM प्लस MP, है ना, M से P की ओर, ये ट्राइंगल लॉ से। अब एक ट्राइंगल और बन रहा आपके पास में, वो ट्राइंगल कौन सा है, वो ट्राइंगल ये है ONM, ये वाला ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल में हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि हमें OM की वैल्यू चाहिए, ये वाली OM की वैल्यू, और ये OM की वैल्यू इस ट्राइंगल से निकाली जा सकती है, इस वाले ट्राइंगल से। तो इस वाले ट्राइंगल को हम क्यों यूज में ले रहे हैं, ताकि हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाए, OM की वैल्यू आ जाए। तो दूसरा जो ट्राइंगल है उसको यूज में लेते हुए, कौन से ट्राइंगल को, OMN को, यानी ट्राइंगल OMN से हम क्या कह सकते हैं, OM की जो वैल्यू है वो क्या होगी, MN प्लस, देखो OMN से इसकी वैल्यू क्या होगी, ON प्लस NM। OM की वैल्यू है वो होगी ON प्लस NM। यहां भी क्या लगाया है, ट्राइंगल लॉ, कौन से ट्राइंगल से, इस वाले ट्राइंगल से, पता है ना ट्राइंगल लॉ, ये आगे की जा, ये भी आगे की ओर बढ़ा, तो ON प्लस NM किसके इक्वल होगा, OM के इक्वल, क्योंकि OM की डायरेक्शन ये है। अब यहां से हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, OP की वैल्यू निकाल सकते हैं। OP की जगह देखो OM की जगह ये सब्स्टिट्यूट करिए आप, तो ये आएगा आपके पास में ON वेक्टर प्लस MP वेक्टर, OM प्लस ये देखिए NM वेक्टर प्लस MP वेक्टर। ये वैल्यू देखिए मैंने जस्ट क्या किया है, OM की जगह पे ये वैल्यू, यहां देखो इस ट्राइंगल में मैंने क्या किया था, ये जो ट्राइंगल देख रहे थे इसमें ट्राइंगल लगाया था और OP की वैल्यू निकाल ली, और फिर इसमें OM आ रहा था, OM के लिए मैंने ये ट्राइंगल काम में लिया और यहां से किसकी वैल्यू निकाल ली, OM की, और उस OM की वैल्यू को मैंने कहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहां सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो ये मेरे पास ये आ गया। अब देखिए O से P की डायरेक्शन में
OP क्या है, वेक्टर ए। तो OP को हम कह सकते हैं, ये तो है अपने पास वेक्टर ए, और ON, O से N की डायरेक्शन में कौन सा वेक्टर, एक्स एक्सिस के अलोंग, AX वेक्टर, तो इसको हम कह सकते हैं AX वेक्टर। और N से M की डायरेक्शन में, N से M ये है, N से M AZ वेक्टर, AZ वेक्टर है ना, प्लस M से P की डायरेक्शन में, M से P की डायरेक्शन में AY वेक्टर। इसको इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं, वेक्टर AY। क्लियर। अब देखो, हम ये पता है कि इसको वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, क्या, देखिए इसको लिखा जा सकता है वेक्टर A इज इक्वल्स टू एक्स डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड हमने मान लिया AX है ना, और डायरेक्शन बताने के लिए यूनिट वेक्टर एक्स डायरेक्शन में क्या था, I कैप, प्लस थोड़ा सा इसको ऐसे भी लिख दो, इसको ऐसे लिख सकते हो सीक्वेंस में AX प्लस AY प्लस AZ, और जैसे ही इसको सीक्वेंस में लिखेंगे ये आ जाएगा आपके पास में AX वेक्टर प्लस AY वेक्टर प्लस AZ वेक्टर। कुछ नहीं, मैंने सीक्वेंस में लिखा है, X को पहले, Y को बाद में, फिर लास्ट में Z को। अब हम इसको IJ के फॉर्म में लिखेंगे, तो इसको लिख सकते हैं वेक्टर I इज इक्वल्स टू एक्स डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड AX, और x डायरेक्शन को बताने के लिए, ये तो मैग्नीट्यूड आ गया, डायरेक्शन को बताने के लिए क्या लगा दिया, I कैप। y डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड क्या है, AY, और डायरेक्शन बताने के लिए क्या लगा दिया हमने, J कैप। और z डायरेक्शन में इसका मैग्नीट्यूड क्या बता दिया हमने, AZ, और डायरेक्शन बताने के लिए क्या लगा दिया, K कैप। तो इस तरह से ये क्या आ गया, हमारा ये वेक्टर आ गया, कौन सा डायमेंशनल वेक्टर आ गया, 3 डायमेंशनल वेक्टर आ गया। अब हमें क्या करना है, हमें वैल्यू फाइंड आउट करनी है, किसकी, A की, यानी ये वेक्टर आया है, इसका हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड। क्लियर है, यानी इस वेक्टर का हम क्या निकालने जा रहे हैं, मैग्नीट्यूड निकालना जा रहे हैं। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए देखिए, सबसे पहले आप किसकी वैल्यू निकालें, इसकी वैल्यू निकालें। ये सिंपल फॉर्मूला बता रहा हूं मैं आपके पास में, ये एक, आप ये कहें, ये x है, ये yx है, और ये zx, ये क्लियर है। और ये जो आपका पास में था वेक्टर, ये जो पेन है, वो पेन क्या है, वेक्टर A है। अब वेक्टर A है, यहाँ पे नॉर्मल है, ये क्लियर है, यहाँ पे नॉर्मल है, और आप ये जो एंगल देख रहे हैं बीटा, इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, है ना, निकाल सकते। मैं यहाँ इसको देखो, इसकी वैल्यू निकालने के लिए पहले इसको नोट करिए, फिर अपन इसकी बात करते हैं, इसकी वैल्यू निकालेंगे। कहां से मैग्नीट्यूड निकालेंगे, इसका पाइथागोरस थ्योरम से, या स्पेस है मेरे पास में, इधर लिख देता हूं। पाइथागोरस थ्योरम से मेरे पास में 2 ट्राइंगल्स हैं, एक तो यही ट्राइंगल है जो पहला आपने काम में लिया, OMP। आपको ये नजर ये आ रहा है कि दिस इज नॉट राइट ट्राइंगल, नो दिस इज राइट ट्राइंगल। कैसे राइट ट्राइंगल बनेगा, ये देखिए y एक्सिस, ये x एक्सिस, और ये कौन सा एक्सिस है, z एक्सिस, और ये आपके पास में वो है। अब ये जो पेन है यहाँ पे, ये वेक्टर A को बताएगा, ये जो पेन है, ये पेन यहाँ किसको बता रहा है, वेक्टर A को बता रहा है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो फिंगर है, ये किसको बता रही है, AY को बता रही है, और ये फिंगर AY जो है, ये इस फर्श पे या इस पे क्या होगा, नॉर्मल होगा। तो ये मानिए नॉर्मल है, कहीं आप सोच रहे हो कि नहीं ये तो ओरिएंगल है, ये क्या है, इस पे नॉर्मल है, इस वाले प्लेन पे। तो इस ट्राइंगल से हम यदि निकालते हैं, तो ये PM क्या है, नॉर्मल है, PM या MP है, वो नॉर्मल है। ये क्या बनेगा आपके पास में, हाइपोटेनस बनेगा, और इसमें से एक तो परपेंडिकुलर बन जाएगा, और एक क्या बन जाएगा, बेस बन जाएगा ये। तो इस OPM ट्राइंगल से OP जो है, ये वाला पेन है, ये क्या होगा, हाइपोटेनस, और ये फिंगर है, ये फिंगर किसकी वैल्यू को बता रही है, PM को, ये फिंगर PM है। और ये इस प्लेन पे क्या आएगी, ये जो प्लेन मिलेगा, ये इस प्लेन पे क्या होगी, नॉर्मल होगी। PM परपेंडिकुलर है इस प्लेन पे, ये PM है, और ये इस प्लेन पे परपेंडिकुलर है, ये
हाइपोटेनस होगा और ये क्या होगा, बेस होगा। तो इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगा दें। ये सारा काम हम क्यों कर रहे हैं, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए। तो अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने के लिए, ए का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करने का अपने पास क्या तरीका है, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल। कौन सा ट्राइंगल, ओ एम पी में। इस ट्राइंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं तो यहां पे ये देखिए ओपी का स्क्वायर यानी बेस का स्क्वायर होगा इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। मैंने ये क्लियर किया था ना, 2D में ये डायग्राम से क्लियर नहीं हो रहा, ये मैंने इसीलिए बताया था। ये हाइपोटेनस बन रहा है, एक परपेंडिकुलर बन रहा और एक बेस बन रहा है। तो यहां से ये वैल्यू आएगी आपके पास में क्या, ओपी का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओएम का स्क्वायर प्लस एमपी का स्क्वायर। अब देखो यहां ये वैल्यू आने के बाद में इस एमपी को फ्रॉम ट्राइंगल, दूसरा नेक्स्ट जो ट्राइंगल है वो आप ले लीजिए जिससे आप एलिमिनेट कर दें। नेक्स्ट ट्राइंगल आपके पास OMN है, OMN में सेम यही सीक्वेंस बन रही है। ये वाला देखो इसमें स्क्वायर लग गया, लेकिन ये वेक्टर वाला है और ये पाइथागोरस थ्योरम से लगाते हैं तो भी ऐसा ही बनेगा। फ्रॉम ट्राइंगल OMN, OMN, OMN ट्राइंगल से देखो OM का क्या होगा, स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा, ON का स्क्वायर प्लस ON का स्क्वायर प्लस NM का भी स्क्वायर। ये वैल्यूज हम वहां सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, OP की वैल्यू आ जाएगी, है ना, OP की वैल्यू। तो इसको मैं रख कर रहा हूं, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू आपके पास में आएगी किसकी, OP की वैल्यू आ जाएगी। तो OP की वैल्यू आने के बाद में देखो OP की वैल्यू क्या आएगी, OP का स्क्वायर इज इक्वल्स टू OM की जगह ये रख दीजिए ON का स्क्वायर प्लस NM का स्क्वायर। किसकी जगह रखा है ये, OM की जगह पे OM का स्क्वायर प्लस NM का स्क्वायर। ये कहीं आप ये तो नहीं समझ रहे, इसका मतलब है इस पूरे का ही स्क्वायर है ये, है ना। साथ में क्या बच गया, MP का स्क्वायर। अब देखो यहां से O से P को क्या नाम दिया जा सकता है, वेक्टर A, वेक्टर A है तो A का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, इसको क्या नाम दिया जा सकता है, AX का स्क्वायर। वेक्टर थोड़ी ले रहे हैं अपन, तो मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, प्लस इसको NM को क्या नाम दिया जा सकता है, N से M AZ का स्क्वायर, प्लस MP को क्या नाम दिया जा सकता है, M से P है AY का स्क्वायर, AY का स्क्वायर। अब यहां आप ये देखें, देखो A स्क्वायर इज इक्वल्स टू AX स्क्वायर प्लस AY स्क्वायर प्लस AZ स्क्वायर। ये वैल्यू आ गई है हमारे पास। अब हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, AX की, AY की और AZ की वैल्यू निकालनी है, वो हम यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे। फर्स्टली इसको नोट डाउन, इसको नोट करें, हमें वैल्यू निकालनी है AX, AY और AZ की। तो नोट कर लिया, तो अब देखिए इसको मैं रफ कर रहा हूं। आपके पास आपको वैल्यू निकालनी है इनकी, AX की, AY की और AZ की। AX और AY और AZ की वैल्यू निकालने के लिए देखिए यहाँ पे एक ट्राइंगल बन रहा है जिसका ये एंगल है बीटा। ये देखो ये कितना है, 90 है ना। अब ये क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस, और ये क्या हो जाएगा इसका बेस, है ना। हाइपोटेनस और बेस में कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो होता है, कॉस। तो हम कहें कौन से ट्राइंगल से, इसको भी रख कर देता हूं। ये जो ट्राइंगल बन रहा है OPS से, OPS जो ट्राइंगल है इससे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, हम कहें फ्रॉम ट्राइंगल OPS, OPS से
कॉस बीटा इज इक्वल टू, कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस की वैल्यू क्या है ए वाई, उसका मैग्नीट्यूड ही लेना हमें, डिवाइडेड बाय हाइपोटेनस का मैग्नीट्यूड क्या है ए। तो यहां से ए वाई की जो वैल्यू है वो आ जाएगी ए कॉस बीटा। सिमिलरली हम इसी तरह से लिख सकते हैं, ए वाई की वैल्यू हमने निकाल ली, कैसे, ये। अब ए वाई का क्या तरीका है, ए वाई निकाला था तो क्या आ गया ए कॉस बीटा, यानी ए वाई के साथ में ये एंगल बीटा बना रहा था। यदि हमें ए एक्स निकालना है तो ए एक्स के साथ में ये एंगल कितना बना रहा है अल्फा। तो इसी तरह से सिमिलरली ए एक्स, देखो ए वाई निकाला, हमारे पास एक ट्रिक बन गई कि जब हमने क्या निकाला ए वाई निकाला तो क्या आया ए कोस बीटा। बीटा क्यों आया, क्योंकि ए वाई के साथ वेक्टर ए कितना एंगल बना रहा था बीटा। इसी तरह से हम क्या निकाले ए एक्स निकाले, सिमिलरली आप क्या लिखेंगे सिमिलरली ए एक्स की वैल्यू जो है वो क्या होगी, ए एक्स के साथ में एंगल कितना बना रहा है ये वेक्टर ए अल्फा, तो ये आ जाएगा क्या ए कॉस अल्फा। और इसी तरह से ए जेड की वैल्यू देखिए, ए जेड के साथ में ये कितना एंगल बना रहा है गामा, तो सिमिलरली ए जेड है उसकी वैल्यू आ जाएगी ए कॉस गामा। पुटिंग दीज वैल्यूज, है ना, इनको ऊपर जो नाम दिया है उनको इक्वेशन 1 रख दें और इसको नाम दे दे 2, इसको नाम दे दे 3 और इसको नाम दे दे 4। पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1, है ना, ये नोट करें आप, ये जैसे ही वैल्यू इसमें रखेंगे आप, तो ये वैल्यू रखने के बाद में यहां से मिटा रहा हूं, पुटिंग दीज वैल्यूज इन इक्वेशन 1 में ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे तो ये वैल्यू आएगी, देखिए ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए का स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर यानी ए कोस अल्फा का स्क्वायर प्लस किसका स्क्वायर, ए वाई का स्क्वायर का मतलब ए कॉस बीटा का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर, ए जेड का मतलब ए कॉस गामा का स्क्वायर, ए कॉस गामा का स्क्वायर। अब यहां से देखें आप, ये वैल्यू आएगी ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर बीटा प्लस ए स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। ये तो यूज में ले लिया हमने। तो ये यूज में लेने के बाद में यहाँ पे आप इसको सोल्व करते हैं तो ये वैल्यू कुछ इस तरह से आएगी, ए स्क्वायर कोस स्क्वायर गामा। तो यहाँ ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और फाइनली जो इसकी वैल्यू आएगी, देखो उसकी वैल्यू आएगी ए स्क्वायर कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा। तो यहाँ ये ए स्क्वायर के इक्वल है, यहाँ कैंसिल होगा तो आप ये कह सकेंगे कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा, यानी इसकी जो डायरेक्शन कोसाइन्स है उनके स्क्वायर का जो रेशियो है वो किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। ये आया इससे, यानी ये कैंसिल होगा तो इधर क्या आएगा, 1 आएगा ना, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। नोट डाउन करिए इसे नोट। अच्छा, इसमें आपको इस तरह से नोट कर लिया ये, इसमें यदि आपको इस तरह से दे दिया जाए, क्या ये कह दिया जाए कि वेक्टर ए 3 डायमेंशनल वेक्टर दे दे कोई और ये कहते हैं उसका क्या निकालिए, मैग्नीट्यूड निकालिए, तो मैग्नीट्यूड के लिए आपके पास वैसे फॉर्मूला आ गया है। ए क्या होगा, ये आया था ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, ये आ चुका आपके पास ये इक्वेशन। तो ए को आप क्या लिख सकते हैं, क्या ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर प्लस ए जेड का स्क्वायर। जैसे आपको ये क्वेश्चन दे दिया, कोई भी क्वेश्चन दे दिया, फाइंड आउट द मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ गिवन वेक्टर, और वेक्टर की जो वैल्यू है वो ऐसे दे दी, क्या 2i कैप प्लस 3j कैप
प्लस 5 के कैप। तो इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे? ये ax की वैल्यू होती है, ये ay की और ये az की। तो इसका मैग्नीट्यूड निकालने का क्या कंसेप्ट होगा? देखो मैग्नीट्यूड के लिए क्या फॉर्मूला होता है, यहां हमें ax की वैल्यू कितनी गिवन है 2, ay की वैल्यू कितनी गिवन है 3, az की वैल्यू कितनी गिवन है 5 और मैग्नीट्यूड है ये ऐसे लिखा जाता है उसका, वो क्या होगा वेक्टर a का मैग्नीट्यूड, वो होता है ये वाला ax स्क्वायर प्लस ay स्क्वायर प्लस az स्क्वायर। अब ये जो वैल्यूज है ये इनको आप यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे और इसको सोल्व कर लेंगे, वो क्या आ जाएगा उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, जो भी यूनिट है वो यूनिट लिख देंगे। a का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर का रूट यानी 4 प्लस 9 प्लस 25 है ना, 38 आ गया, ये 34 है ना, 5 9 39 आ गया। तो इसका जो रूट है वो आ जाएगा। क्लियर है? ये इस तरह से आप इसका जो यूनिट होगी वो लिख देंगे। यूनिट क्या होगी? यूनिट फोर्स है तो क्या हो जाएगी, न्यूटन हो जाएगी, और ये जो भी है उस हिसाब से हो जाएगी इसकी, है ना, तो वो आ जाएगी इसकी यूनिट। ये कितना बन रहा है फिर 25 और 15 40 बनता है, 2 कम है इसमें, तो 2 कम है, 40 बनता है, 2 कम है 38, इसकी यूनिट आ जाएगी, है ना, नोट डाउन।